एक और टॉपिक है हमारे पास डेवलपमेंट एंड एजिंग के चैप्टर का। इसका नाम है कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट जो भी हमारे एम्ब्रियो के अंदर होती है और उससे जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है, कंप्लीट इंडिविजुअल बनता है, उस डेवलपमेंट को कौन कंट्रोल कर रहा है और वो किस तरह से वो डेवलपमेंट कंट्रोल हो रही है। अब देखें, हमारे पास डिफरेंट तरह से वो एम्ब्रियो के अंदर डिफरेंट चेंजेस आती हैं, बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं। उसके बाद वो पैटर्न्स जाके डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स बनाते हैं, जो कि सेल डिफ्रेंसिएशन के बाद और बहुत सारे टाइप्स के टिश्यूज़ और सेल्स बन के एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है वो तैयार होता है। अब इस पूरे डेवलपमेंट के अंदर कौन से चीज़ें हैं जो इस डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रही हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो इस डेवलपमेंट को गाइड कर रही हैं, तो किस तरह से ये डेवलपमेंट हो रही है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट इन्वॉल्व इंट्रिकेट इंटरप्ले बिटवीन जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एक्चुअली इसको कंट्रोल करने वाली दो चीज़ें हैं। एक है जेनेटिक फैक्टर्स, यानी कि हमारे जीन्स जो कि डिफरेंट तरह के इंजाइम्स और डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स बना रहे हैं, जो कि इस डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। और दूसरे आपके पास हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो कि आपका बॉडी का टेम्परेचर वगैरह और आपके सराउंडिंग इन्वायरमेंट जो भी है उसके फैक्टर्स भी इस डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं और डिफरेंट तरह से वो डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो कि डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो ये डिटरमाइन करते हैं कि किस तरह से एक फर्टिलाइज्ड एग जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब कि ट्रांसफॉर्म होगा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के अंदर। एक कंप्लीट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किस तरह से बनेगा और कौन सी चीज़ें एक फर्टिलाइज्ड एग को एक पूरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट करेंगी। तो उस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनकी फॉर्मेशन के अंदर भी ये जेनेटिक जो है हमारा जीन्स वो रोल प्ले कर रहे होते हैं और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी उसको कंट्रोल करते हैं। की प्रोसेस इसके अंदर क्या है कंट्रोल के अंदर, इसके अंदर जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं उसमें ये प्रोसेस है पैटर्न फॉर्मेशन, यानी कि एम्ब्रियो के अंदर यहाँ पर बहुत सारे पैटर्न्स बनेंगे, डिफरेंट लेयर्स जैसे कि आ जाती हैं गैस्ट्रुलेशन के अंदर। एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म, ये तीन लेयर्स यहाँ पे बन जाती हैं और उससे आगे चल के डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले पैटर्न फॉर्मेशन हो रही है। तो डिफरेंट रीजन्स जो एम्ब्रियो के होंगे वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, वो एक खास सेल्स से बन जाएंगे और उनके अंदर सेल की डिफ्रेंसिएशन होगी। ये कंट्रोल हो रहा है जीन एक्सप्रेशन के थ्रू, यानी कि जीन जो है वो एक्सप्रेस हो रहे हैं और बाकी के सिग्नल्स जो है उनको मिल रहे हैं, तभी जाके उनके अंदर डिफ्रेंसिएशन होके एक लेयर्स हमारे पास बन रही हैं। तो वो लेयर्स किससे बन रही हैं, वो जीन एक्सप्रेशन से कंट्रोल हो रही हैं। Another essential aspect is cell differentiation। दूसरा जो प्रोसेस है वो है सेल डिफ्रेंसिएशन। इस सेल डिफ्रेंसिएशन की वजह से भी हमारे अंदर बहुत डाइवर्सिटी आ रही है, डिफरेंट सेल्स बन रहे हैं, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स सेल डिफ्रेंसिएशन की वजह से बन पा रहे हैं। वेयर अनडिफ्रेंशिएटेड सेल अक्वायर स्पेसिफिक आइडेंटिटी। यहाँ पर सेल्स को एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी मिलती है, यानी कि एक ख़ास पहचान मिलती है, एक ख़ास काम के लिए वो डिज़ाइन होते हैं और उसके बाद वो एक स्पेशल टाइप के सेल्स बन जाते हैं और वही काम उनको जो दिया जाता है, जो आइडेंटिटी उनको मिलती है, वही काम वो करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम सेल डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। और थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ये इन्फ्लुएंस होता है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से, यानी कि कुछ ऐसे सिग्नलिंग केमिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि सेल को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेंगे, और कुछ ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होंगे, यानी कि कुछ ऐसे प्रोटीन्स जो होंगे वो प्रोटीन्स भी इस सेल डिफ्रेंसिएशन को ट्रिगर करेंगे, ताकि डिफरेंट टाइप के सेल जो है वो जाकर एक खास तरह के सेल बन जाएं। पहले तो सारे सेल जो है वो नॉर्मल सेल होंगे, एक ही तरह के सेल होंगे, उसके बाद वो जब डिफ्रेंशिएट होंगे तो उनको एक खास मकसद मिल जाएगा, एक खास फंक्शन मिल जाएगा जो वो परफॉर्म करेंगे। एडिशनली इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, लाइट, न्यूट्रेंट्स, ये बहुत सारे फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो कि इसको इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी जीन एक्सप्रेशन को और सेल डिफ्रेंसिएशन को। इनको जीन एक्सप्रेस होती है तो उस पर भी ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको इफ़ेक्ट करते हैं, देयर बाय इम्पैक्टिंग द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसीलिए इन्वायरमेंट भी हमारे पूरे डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है, पूरी डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करता है और उसके बाद आपके पास कंप्लीट ऑर्गेनिज्म तैयार होता है।
तो यहाँ पर दो और चीज़ें आपके पास दी हुई हैं जो कि आपको बताया कि रोल ऑफ न्यूक्लियस का क्या रोल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका डेवलपमेंट के अंदर क्या रोल है, और साइटोप्लाज्म का डेवलपमेंट के अंदर कौन सा रोल है, क्या इन दोनों का रोल है या फिर नहीं है। तो न्यूक्लियस का रोल यहाँ पर डिस्क्राइब करने के लिए एक साइंटिस्ट ने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1920s में, और इस साइंटिस्ट का नाम था हैमरलिंग। इसने एक मैरीन अलजी पर इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस अलजी का नाम था एसिटाब्यूलेरिया। ये आपके पास एसिटाब्यूलेरिया जो है ये मैरीन अलजी यहाँ पर दिखाया हुआ है। इसके अंदर एक जो न्यूक्लियस होता है वो इसके बॉटम में होता है, यानी कि इसका जो ये लास्ट वाला एंड पार्ट है इसके अंदर इसका न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो ये सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसका न्यूक्लियस यहाँ पर मौजूद होता है इसके बॉटम के अंदर। तो 1934 में इसने ट्रांसप्लांट किया न्यूक्लियस को टू द वन एसिटाब्यूलेरिया स्पीशी टू द अनदर। यहाँ पर दो स्पीशी हैं इस स्पीशी के अंदर, मतलब कि एसिटाब्यूलेरिया का दो वैरायटीज़ हैं। इसके अंदर एक जो होती है वो आपके पास कहलाती है एसिटाब्यूलेरिया क्रेन्युलेटा, और दूसरा आपके पास मेडिटेरिना कहलाती है। तो मेडिटेरिना और क्रेन्युलेटा ये दो स्पीशीज़ हैं इस मैरीन एल्गी की। अब इसने क्या किया कि इनके अंदर जो कैप शेप है, ये कैप शेप इन दोनों के अंदर डिफरेंट होती है। यहाँ पर आपको राउंड और ग्रीन कलर के अंदर नज़र आ रही है, जबकि इसको यहाँ पर ब्लू करके ये थोड़ी डिफरेंट कैप शेप के अंदर ये वही अलजी आपको दिखाया गया। तो दो स्पीशीज़ यहाँ पर इसकी पाई जाती हैं। बाकी का ओवरऑल इनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। तो इसने क्या किया, इसने ट्रांसप्लांट किया सबसे पहले इसमें यहाँ पर कैप को पहले रिमूव किया, उसके बाद अब इसकी कैप क्या होनी है, बननी है। तो इसने इसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ से काट किया, और उसके बाद यहाँ से इसका एक छोटा सा पार्ट कट करके इसको यहाँ पर अटैच कर दिया, ग्राफ्ट कर दिया। तो यहाँ पर ग्राफ्ट करके इसने देखें आधा जो पार्ट है वो किसका लगाया है, वो यहाँ पर इस दूसरी वाली स्पीशी का लगाया है। तो अब यहाँ पर जो कैप बनेगी वो किसकी बनेगी, क्या वो मेडिटेरिना की बनेगी या फिर इस क्रेन्युलेटा की बनेगी। तो यहाँ पर इसने देखा तो यहाँ पर इसकी जो कैप बनी थी वो एक्चुअली कैप इसी की बनी जो कि मेडिटेरिना था, मतलब कि जिसका न्यूक्लियस है यहाँ पर उसी का यहाँ पर कैप बना। अगर यहाँ पर न्यूक्लियस का रोल ना होता तो फिर यहाँ पर जो कैप बनी थी वो ये वाली कैप दूसरी स्पीशी की कैप यहाँ पर बनती। लेकिन क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस गाइड कर रहा है, न्यूक्लियस इस रोल प्ले कर रहा है डेवलपमेंट के अंदर, तो इसने न्यूक्लियस ने वही कैप डेवलप की जो कैप पहले से इसके पास मौजूद थी, चाहे उसके अंदर साइटोप्लाज्म का, चाहे उसके अंदर ये पार्ट जो है वो किसी और का मौजूद हो या फिर नहीं। लेकिन इसके अंदर जो कंट्रोल कर रहा था वो कौन था, वो न्यूक्लियस था। इसीलिए कैप की डेवलपमेंट को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, ये इसने ड्राइव किया इस एक्सपेरिमेंट से। तो अब यहाँ पर देखें दो स्पीशी है, एक आपके पास है एसिटाब्यूलेरिया क्रेन्युलेटा और दूसरी आपके पास है एसिटाब्यूलेरिया मेडिटेरिना। तो इसने क्या किया, स्टेम जो है वो एक की लगाई, यहाँ पर इसकी स्टेम काट के इसके अंदर लगाई, यानी कि ये आपके पास दिख रहा है, और या फिर इसकी स्टेम जो है वो काट करके इसके अंदर ग्राफ्ट कर दी। तो दोनों एक्सपेरिमेंट के अंदर इसने देखा जिसका न्यूक्लियस था उसी की कैप बनी, यहाँ पर भी इसका न्यूक्लियस था तो इसकी कैप बनी। तो कैप दोनों के अंदर वही बनेगी जिसका न्यूक्लियस होगा, जो कि ओरिजिनल आपके पास एसिटाब्यूलेरिया स्पीशी होगी। तो विच कैप हैज़ डिफरेंट शेप साइज़, तो इनकी शेप जो है इन दोनों की कैप डिफरेंट थी। Interesting finding was that cap grew in ट्रांसप्लांटेड सेल। तो जो कैप ट्रांसप्लांटेड सेल में जो बनी वो रिजेंबल थी क्रेन्युलेटा से, यानी कि एसिटाब्यूलेरिया क्रेन्युलेटा जिसका पहले से न्यूक्लियस मौजूद था उसी की ही कैप बनी, यानी कि सेम स्पीशी की कैप उसके अंदर बनी। दिस इंडिकेटेड दैट द न्यूक्लियस इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द कैप। तो इससे पता चला कि जो न्यूक्लियस था उसने इफेक्ट किया है कैप की डेवलपमेंट को बाय ट्रांसमिटिंग फैक्टर्स आर सब्सटेंसेस, और मतलब कि ये न्यूक्लियस के अंदर से कुछ ऐसे ट्रांसमिटिंग फैक्टर्स आ रहे हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस आ रहे हैं जो कि साइटोप्लाज्म में आके कैप की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसको ट्रिगर कर रहे हैं ताकि वो कैप की डेवलपमेंट हो। इन सिंपलर टर्म्स एक्सपेरिमेंट शोड दैट द न्यूक्लियस कंट्रोल्स द इंफॉर्मेशन दैट डिटरमाइन द शेप ऑफ द कैप। तो ओवरऑल इससे इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल करता है कि न्यूक्लियस के पास वो इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि शेप उस कैप की शेप क्या होगी उस स्पीशी के अंदर। तो एक्चुअली वो इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस के पास यहाँ पर इस स्पीशी के अंदर यानी कि मेडिटेरिना के अंदर न्यूक्लियस जो था उसके पास इन्फॉर्मेशन थी ये राउंड केप शेप बनाने की। तो इसने चाहे इसका
यहाँ पर पार्ट किसी का भी आ जाए, इसने वही कैप बनानी है जिसकी इन्फॉर्मेशन पहले से इसके न्यूक्लियस के पास मौजूद है। यहाँ पर भी ऐसा हुआ कि यहाँ पर ये फ्लावर टाइप जो कैप है ये बनाने की इन्फॉर्मेशन थी इस न्यूक्लियस के पास, तो इसने वही न्यूक्लियस वही कैप जो है यहाँ पर डेवलप की। तो डेवलपमेंट को कंट्रोल यहाँ पर कौन कर रहा था? न्यूक्लियस। तो यहाँ पर न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा था। अब यहाँ पर रोल ऑफ साइटोप्लाज्म को देखते हैं कि क्या साइटोप्लाज्म का कोई रोल है डेवलपमेंट के अंदर। तो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये भी पता चला कि साइटोप्लाज्म का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है डेवलपमेंट के अंदर। द रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इज कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट हैज़ बीन रिवील्ड थ्रू द एक्सपेरिमेंट ऑन द फ्रॉग एम्ब्रियोज। फ्रॉग के एम्ब्रियो पर जो है एक्सपेरिमेंट किया गया और उस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि साइटोप्लाज्म भी डेवलपमेंट के प्रोसेस को समहाउ कंट्रोल कर रहा होता है। फर्टिलाइजेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन द अनफर्टिलाइज्ड फ्रॉग एग हैज़ पिगमेंटेड अपर साइटोप्लाज्म हाफ एंड यॉकी हाफ लोअर। तो अब देखें यहाँ पर एक्सपेरिमेंट क्या किया, इसको समझते हैं उसके बाद स्टडी करते हैं। आप अगर इसको देखेंगे तो ये अनफर्टिलाइज्ड जब एग होता है तो इस एग के अंदर दो सरफेसेस आपको मिलते हैं। एक नीचे वाला सरफेसेस जो कि यॉक से भरा होता है, ये यॉकी सरफेस होता है, यॉकी हाफ होता है इस एम्ब्रियो का, और ऊपर वाला जो होता है ये पिगमेंट से भरा होता है, ये पिगमेंटेड ऊपर वाला एंड जो है ये आपको मिलता है। अब इसका नीचे वाला ये यॉक से भरा हुआ है और ऊपर वाला ये क्या है? ये पिगमेंट से भरा हुआ है। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके बाद आप अगर इसको देखेंगे तो इस एग के अंदर एक बीच में ग्रे कलर का एक क्रेसेंट बनता है, और ये क्रेसेंट किससे बनता है? ये क्रेसेंट एक्चुअली यहाँ से कुछ पिगमेंट्स जो है वो नीचे आ जाते हैं और इसमें पिगमेंट्स जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्रेसेंट यहाँ से जो पिगमेंट्स हैं ये ऊपर चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्रेसेंट जो है ये बनता है। तो यानी कि पिगमेंट्स के जाने से यहाँ पे ग्रे कलर का एक क्रेसेंट बन जाता है, और इस क्रेसेंट ये एक क्योंकि एक साइटोप्लाज्म का एक पार्ट है, इसीलिए ये क्रेसेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेवलपमेंट के अंदर। तो जब ये डिवाइड होता है तो यहाँ से बीच से अगर डिवाइड होगा तो ये क्रेसेंट जो है ये दोनों सेल के अंदर हाफ हाफ जो है वो डिवाइड हो जाएगा, और आपके पास जो दो न्यू सेल्स बनेंगे इन दोनों सेल के अंदर ये इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेसेंट ग्रे क्रेसेंट ये मौजूद होगा। तो उसकी वजह से आपके पास जो अगर टेडपोल बनेंगे ये दोनों टेडपोल क्या होंगे? नॉर्मल होंगे। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट जब किया तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने क्या किया, ये जो ग्रे क्रेसेंट है इसको एक ही जगह पर एक साइड पे कर दिया, ताकि जब डेवलपमेंट हो, जब यहाँ से आपके पास डिवीजन हो, सेल की डिवीजन, तो सेल डिवीजन के अंदर यहाँ पर क्रेसेंट जो है वो सिर्फ एक ही सेल को मिले, दूसरे सेल के अंदर कोई क्रेसेंट ना हो, ताकि इन्हें पता चले कि डेवलपमेंट के अंदर क्रेसेंट का रोल है या नहीं। तो फिर जब डेवलपमेंट हुई तो यहाँ पर आपके पास जब टेडपोल बने तो एक टेडपोल जो है था वो बिल्कुल नॉर्मल था, क्योंकि उसके अंदर क्रेसेंट पहले से उस सेल के अंदर मौजूद था। तो यहाँ पर क्रेसेंट मौजूद था, इसकी वजह से ये नॉर्मल बना, और दूसरा जो बना क्योंकि उसके अंदर क्रेसेंट यहाँ पर मौजूद नहीं था तो वो आपके पास सही से डेवलप नहीं हुआ, सिर्फ बेली पीस जो है उसका डेवलप हुआ, यानी कि वो सही डेवलप नहीं हो सका। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्रेसेंट का, जो कि इस एम्ब्रियो के अंदर मौजूद हो। तो अब यहाँ से पढ़ते हैं, इसमें यहाँ पर दो हाफ थे इसके, यानी कि अनफर्टिलाइज एग के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक साइटोप्लाज्मिक हाफ जिसके अंदर पिगमेंट होते हैं, और दूसरा यॉकी जिसके अंदर यॉक भरा होता है। तो दो हाफ इसके आपको दिखते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है एक ग्रे क्रेसेंट बनता है, और वो अपोजिट होता है टू द पॉइंट वेयर द स्पर्म इंटर्स। तो यहाँ से स्पर्म इंटर्स होगा तो ये इसके अपोजिट में यहाँ पर क्रेसेंट बनना है। तो जब यहाँ से क्रेसेंट बनेगा तो फिर क्या होगा, ये ग्रे क्रेसेंट कैसे बनता है? ये ग्रे क्रेसेंट कुछ पिगमेंट्स के अपवर्ड मूवमेंट से वहाँ पर बनता है, वहाँ पर एक क्रेसेंट शेप जो है एरिया बन जाता है, क्योंकि वहाँ के जो पिगमेंट्स थे वो ऊपर मूव हो चुके हैं। तो इस तरह से ये आपके पास ग्रे कलर का एक क्रेसेंट यहाँ पर बन जाता है। तो उसके बाद ड्यूरिंग द फर्स्ट क्लीवेज के अंदर क्या होता है, जाइगोट डिवाइड्स वर्टिकली। जाइगोट जो है ये वर्टिकली डिवाइड होगा, तो जब वर्टिकली डिवाइड होगा तो ईच सेल रिसीव्स हाफ ऑफ द क्रेसेंट। तो इस क्रेसेंट का जो है हाफ पार्ट हर सेल को मिलेगा। इंटरेस्टिंगली इफ दीज डॉटर सेल्स आर सेपरेटेड द ईच ऑफ देम डेवलप इनटू द न्यू टेडपोल। तो अगर यहाँ से हम इसको इस सेल को अलग कर दें और इस सेल को यहाँ से अलग कर दें, तो फिर आपके पास क्योंकि इनके अंदर बराबर क्रेसेंट का अमाउंट मौजूद है तो ये दो अलग अलग टेडपोल के अंदर आपके पास बन जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये पता चल रहा है कि क्रेसेंट जो है अगर उसके अंदर मौजूद होगा तो फिर वो इजीली नॉर्मल में डेवलप हो सकता है।
तो वहाँ से एक नॉर्मल टेडपोल लार्वा बनेगा। इन एन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय हंस स्पेसमैन, ये हंस स्पेसमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया और इसके अंदर इन्होंने क्या किया, ही पर्पजली अल्टर्ड द नॉर्मल प्लेन ऑफ द फर्स्ट क्लीवेज। इसने नॉर्मल फर्स्ट क्लीवेज के नॉर्मल प्लेन को जो है हटा दिया, यानी कि उसने क्या किया कि क्रेसेंट जो है वो सपोज यहाँ पर मौजूद था, तो उसने क्या किया, यहाँ से डिवीजन नहीं होने दी, बल्कि वो डिवीजन कुछ इस तरह से हुई कि क्रेसेंट का जो अमाउंट था वो सिर्फ एक ही सेल के अंदर चला गया। एज ए रिजल्ट वन ऑफ द डॉटर सेल रिसीव द इंटायर ग्रे क्रेसेंट, एक सेल को कंप्लीट ग्रे क्रेसेंट मिला और दूसरे सेल को कोई ग्रे क्रेसेंट नहीं मिला। बोथ ऑफ द सेल्स डॉटर सेल्स वर सेपरेटेड एंड अलाउड टू डेवलप, दोनों सेल को अलग करके अलग अलग से डेवलप करने दिया गया। तो वहाँ पर क्या था, एक सेल के अंदर क्रेसेंट आ गया था, दूसरे सेल के अंदर कोई ग्रे क्रेसेंट नहीं था। तो फिर अब देखें क्या हुआ, द डॉटर सेल रिसीव द इंटायर ग्रे क्रेसेंट डेवलप इनटू द कंप्लीट टेडपोल लार्वा। तो वो डॉटर सेल जिसके अंदर ग्रे क्रेसेंट मौजूद था वो कंप्लीट टेडपोल लार्वा के अंदर कन्वर्ट हुआ, यानी कि उससे कंप्लीट फ्रॉग बन सकता था। वाइल द नॉन क्रेसेंट डॉटर सेल फेल टू डेवलप, और जिसके अंदर क्रेसेंट नहीं था वो सही से डेवलप नहीं हो सका। दिस एक्सपेरिमेंट हाईलाइटेड द इवन दो बोथ डॉटर सेल्स हैड सेम जीन्स, presence and absence of the gray crescent in the cytoplasm had significantly affected gene expression and subsequent their development। तो यहाँ से ये पता चला कि यहाँ से जीन जो थे वो दोनों सेल्स के अंदर कंप्लीट मौजूद थे, क्योंकि उनके अंदर न्यूक्लियस तो वही मौजूद था, तो न्यूक्लियस मौजूद था और जीन्स कंप्लीट मौजूद थे, जीन एक्सप्रेस भी हो सकते थे। लेकिन ग्रे क्रेसेंट जो कि एक साइटोप्लाज्म का पार्ट है, वो अगर मौजूद नहीं होगा तो फिर वो सेल कंप्लीटली डेवलप नहीं हो सकेगा। तो इसका मतलब है कि ग्रे क्रेसेंट जो कि साइटोप्लाज्म का पार्ट है, साइटोप्लाज्म भी इस डेवलपमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो डेवलपमेंट को साइटोप्लाज्म भी इफ़ेक्ट करता है, इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ हमें पता चली। तो ये था कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट आज का टॉपिक, जिसमें हमने साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का रोल जो है वो डिस्कस किया, और बाकी भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो कि इफ़ेक्ट करते हैं डेवलपमेंट को। और बाकी का जो टॉपिक है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।